Hi everyone. Today I am here for the very interesting and most common topic of nowadays, that is all skin problems. What are those skin problems which are very common today, like acne, psoriasis, scabies, ringworm, and many other complaints? But today I will talk about these only. And first of all, what is skin होती क्या है? Skin is a layer which protects us. ओके, मतलब अगर हम इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट देखें तो स्किन हम एक ऐसी लेयर है जो हमारी इंडिविजुअलिटी को प्रोटेक्ट करती है. इट इज़ अ सेंस ऑर्गन विच प्रोटेक्ट्स आवर इंडिविजुअलिटी. सो कोई भी कंप्लेंट्स अगर स्किन की होंगी तो वो हमारी इंडिविजुअलिटी को के प्रोटेक्शन से रिलेटेड ही कहीं ना कहीं कुछ उनका उससे रिलेशन होगा. ठीक है, तो अब हम जैसे पहले कोई डिजीज़ उठाते हैं जैसे एक्ने. ओके, तो एक्ने आजकल बहुत कॉमन हो चुके हैं, ज़्यादातर टीनेजर्स में ये देखने को मिलते हैं. बट मेनली होता क्या है एक्ने? अगर हम लोग एक्ने की बात करें तो हम जो जानते हैं एक्ने जो मेन इसका कारण होता है, एक्ने होते क्या है मेनली. अगर ऐसी स्किन कंडीशन जिसमें जो हमारे फेस पे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो जब टूट जाते हैं ड्यू टू द सिबेशियस ग्लैंड्स, जो हमारे ऑयली सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं उनमें डर्ट की वजह से या डेड स्किन सेल्स की वजह से जब वो फॉलिकल वहाँ से प्लग्ड होते हैं, इसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है और उस इन्फ्लेमेशन को ही हम एक्ने बोलते हैं. ठीक है, ज़्यादातर ये कंडीशंस आजकल टीनेजर्स में देखने को मिलती है. हम सब जानते हैं टीनेजर्स को ये चीज़ें टीनेज में ज़्यादा हमें ये प्रॉब्लम्स होती हैं एक्ने की. बिकॉज अब हम इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जानेंगे क्योंकि कॉज तो मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, ये चीज़ें होती हैं कि हाँ, हम हेयर फॉलिकल टूटा, उसके बाद वहाँ एक्यूमुलेशन हुआ पस का, वहाँ इन्फ्लेमेशन हुआ. लेकिन ऐसा होता क्यों है और क्यों ज़्यादा सारे टीनेजर्स में ऐसा नहीं होता है, या फिर मोस्ट ऑफ द टीनेज में ही ऐसा क्यों होता है, मतलब और किसी एज पे ऐसा क्यों नहीं होता है? बिकॉज इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल कॉज है. टीनेजर्स ऐसा क्या सोचते हैं, टीनेजर्स ऐसा क्या चीज़ों से, किन कंडीशन से गुजरते हैं जिसकी वजह से उनको एक्ने की प्रॉब्लम होती है. जैसे ऑफन टीनेजर्स डेवलप एक्ने एट द सेम टाइम दे एस्टैब्लिश देयर आइडेंटिटी. जब उनका मेन पीक टाइम चल रहा होता है, जब उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, उस टाइम पर ही ज़्यादातर ये टीनेजर्स को ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है. तो वो उनका बहुत ही डिफ़िकल्ट और पेनफुल स्टेज होती है लाइफ की, जब वो खुद पे भी भरोसा नहीं होता है, उन्हें खुद नहीं पता होता है. एक फेस में उनके बहुत खुशी होती है, एक फेस पे बहुत ही डाउट होता है, एक बहुत ही अनसर्टेनिटी होती है खुद को लेकर. ओके, तो टीन्स हैव डाउट what they want to be, what they supposed to be, whether they can achieve their goals or not. So वो अपने आप को एक्सेप्ट करना, अपने पाथ को, अपने गोल को पूरा देखना कि कहाँ वो सेट बैठता है, वो चीज़ उन्हें उस समय दिक्कत देती है. तो इन वजहों से वहाँ पे जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है एक्ने का, इसी वजह से उसको टीनेजर्स में एक्ने की प्रॉब्लम आती है. बिकॉज वो अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे, नॉट एक्सेप्टिंग द सेल्फ एंड डिसलाइक ऑफ सेल्फ. उसका मतलब उस समय वो अपने आप को ना एक्सेप्ट कर पाते हैं, ना अपने लिए गलत चीज़ करते हैं और ना एक्सेप्ट करते हैं, ना ही कोई सही चीज़ भी वो अपने लिए सोच पाते हैं. और इस स्टेज में उनके बहुत ही अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं. इस टीनेज के टाइम पे उन्हें खुद अगर हम देखें तो उस टाइम पे ही वो अपना करियर डिसाइड कर रहे होते हैं. उस टाइम पे ही उनके सामने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं जिस पे उनको अच्छे से करके अपना आगे देखना होता है कि वो कहाँ किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं. इसलिए एक्ने की कंडीशंस जो होती हैं ज़्यादातर टीनेजर्स में होती हैं. अब अगर हम सेकंड कंप्लेंट की बात करें तो वो हैं ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स. ये आजकल हम जानते हैं ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हमने देख भी रखा है कि बहुत लोगों में होते हैं. ठीक है, अब वो होते क्या हैं? ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स जनरली हमने देखा है वो नोज़ पे या फिर हम लोग को दिखता है, अक्सर दिख जाता है. तो वो होते क्या हैं? वो ओपन या क्लोज्ड स्किन पोर्स होते हैं. ठीक है, जिसमें हेयर फॉलिकल
जो होते हैं वो ऑयल से क्लॉग्ड हो चुके होते हैं, भर चुके होते हैं, ठीक है। तो वो ओपन या क्लोज स्किन पोर्स को ही हम लोग ब्लैक हेड्स या फिर वाइट हेड्स कहते हैं, ठीक है। अब लेकिन ये तो मैंने बताया कि ये होते क्या हैं, ठीक है, लेकिन ये किस वजह से किन लोगों में होते हैं, क्योंकि ये सब में नहीं देखे जाते हैं, तो ऐसा इनके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, इनके पीछे का साइकोडायनेमिक्स क्या है, वो है आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। बिकॉज ये आउटबर्स्ट जो फॉलिकल्स का आउटबर्स्ट है, ये है स्मॉल आउटबर्स्ट ऑफ एंगर। तो जब ज़्यादातर किसी को बहुत इस तरीके का गुस्सा आता है, आउटबर्स्ट एकदम से वाला जो बस्टिंग एंगर होता है किसी में, तो उनको ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओके, एट द एंड ऑफ वीडियो मैं ये बताऊंगी कि हर कंप्लेन को सही करने के लिए हमारा मेंटल थॉट्स, मेंटल प्रोस्पेक्टिव क्या होना चाहिए, एक्ने में हमें क्या सोचना चाहिए, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स के लिए हमें क्या सोचना चाहिए, हमारी मेंटालिटी कैसी हो जानी चाहिए ताकि हमें इन चीज़ों से ना गुजरना पड़े। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है सोरिएसिस। आजकल सोरिएसिस बहुत ही कॉमन हो चुका है। वैसे सोरिएसिस होता क्या है हम सब जानते हैं, स्केली इची ड्राई पैचेस होते हैं स्किन में, ठीक है। और हम इसका कॉज भी जानते हैं कि इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिजीज़। तो ज़्यादातर ये स्ट्रेस की वजह से होता है। लेकिन अब ये स्ट्रेस होता क्या है, जो सोरिएसिस का पेशेंट है उसमें स्ट्रेस होता क्या होगा जिसकी वजह से ये हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है। तो इसके पीछे का साइकोडायनेमिक्स या इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है फियर ऑफ बीइंग हर्ट। कहीं ना कहीं पेशेंट को ऐसा लगता है कि वो हर्ट ना हो जाए, ठीक है। उसके सारे खुद के सेंसेस ही डेड हो चुके होते हैं, उसे ऐसा फील होता है कि उसके सेंसेस डेड हो चुके हैं, उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने का एक मन नहीं रह जाता है। ही रिफ्यूज़ेस टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिज ओन फीलिंग्स। जो खुद की फीलिंग्स वो फील भी कर रहा होता है ना, वो फील करने के लायक ही नहीं बचता है, या फिर कह दो कि वो ऐसा डेड हो जाता है, वो अपनी फीलिंग्स को पहचान ही नहीं पाता है। वो फील कर भी रहा होगा बट उसे वो चीज़ वो समझ भी नहीं पाएगा कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है या मैं ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ। तो ही रिफ्यूज़ेस टू एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर हिज ओन फीलिंग्स। इसीलिए बोला जाता है कि इसके जो सेंसेस हैं वो डेड हो जाते हैं। ओके, तो सोरिएसिस के पेशेंट की साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ये है। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट मैच होते हैं, नॉट ऑल ऑफ द केसेस में, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें ये रीज़न या फिर ये कॉज मिल ही जाता है, ठीक है। रिंग वॉर्म नेक्स्ट है। रिंग वॉर्म दाद की समस्या आजकल बहुत कॉमन हो चुकी है। अब इसमें क्या, इसके पीछे का क्या रीज़न रहता है। रिंग वॉर्म हो गया, स्केबीज़ हो गया, ये आजकल बहुत कॉमन बीमारियां हैं। तो दोनों को आप पिक्चर्स में दिख रहा है, आप देख सकते हो कि क्या होती हैं, लेकिन इनके पीछे का कारण क्या है, इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि जब हम जो दूसरों को अपनी लाइफ में या बहुत ही ज़्यादा घुसने दें, पेशेंट के या फिर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाए कोई पर्सन आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगे कि वो जस्ट अंडर योर स्किन है, मतलब आप चाहते भी नहीं हो जिस इंसान को, ठीक है, और आपने अगर उसको अपने जस्ट अंडर योर स्किन आने दिया है, वहाँ पे रिंग वॉर्म या स्केबीज़ जैसी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ओके, और आपको अच्छा भी नहीं लगता, नॉट फीलिंग गुड एनफ, क्लीन एनफ, नहीं अच्छा लगता है। मतलब यू आर अलाउइंग अदर टू गेट अंडर योर स्किन, और उस टाइम पे आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आपको पता है कि वो इंसान पसंद नहीं है और वो आपकी लाइफ में या आपके अंदर बहुत ज़्यादा जगह बना चुका है कहते हैं। तो इस चीज़ में हम रिंग वॉर्म और स्केबीज़, ये है इसके पीछे का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट। तो अभी अगर किसी भी पेशेंट को ऐसा हो तो हम कहीं ना कहीं उससे ये क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अगर उसने हमें पूरी केस टेकिंग में नहीं बताया है ऐसा कुछ भी, तो एक एट द एंड ऑफ द होल केस हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं उससे कि कहीं ऐसा तो नहीं होता है
कि कोई ऐसा इंसान है, या फिर मतलब ये जो मैं जो भी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बताती हूँ, हम एज अ लीडिंग क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द होल केस जब हम मेडिसिन डिसाइड कर रहे होते हैं तो हम पूछ सकते हैं, ताकि हमें मेडिसिन सिलेक्ट करने में और आसानी हो जाए। ओके, नाउ अब हमारे पास इन सब बीमारियों का, इन सब डिजीज़ का सल्यूशन क्या है, मतलब कहने का है हम क्या ऐसा मेंटली सोचें, हमारा साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या रहे जो हमारे को ये बीमारियां प्रॉब्लम ना दे, या ये हमारे अंदर आए ही ना। अब किसी को एक्ने हैं पहले से, तो हम उसे बताएं कि तुम अपनी मेंटालिटी या मेंटल एस्पेक्ट चेंज कर दो। अगर किसी को सोरियासिस है तो हम रूट कॉज पे काम करके उसकी थिंकिंग पे काम करें। ओके, किसी को रिंगवॉर्म है तो हम उसकी थिंकिंग को बदल दें। तो जिनको एक्ने की प्रॉब्लम है ना, हम उनसे ये बोलें कि आपको ये सोचना है कि आई एम अ डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं खुद से लव करता हूँ, और आई लव वेयर आई एम नाउ, मैं जहाँ हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपने आप को बहुत प्यार करता हूँ, एंड आई एम अ डिवाइन एक्सप्रेशन ऑफ लाइफ। ओके, लाइफ क्या है, मुझसे लोगों को पता चले मैं ऐसा हूँ, इतना खुल के अपनी लाइफ जीता हूँ। ओके, तो एक्ने में जो जब टीनेजर्स आपके पास आएँ तो उनको हमें यही समझाना है कि उनको खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा, ठीक है, खुद से प्यार करना सीखना होगा। अगर वो खुद को ही डिसलाइक करेंगे, अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ये जो एक्ने प्रॉब्लम्स हैं ये उनकी बनी रहेंगी। अगर आप किसी को ये ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है तो हम उनसे कहें कि ये जो आउटबर्स्ट ऑफ एंगर रहता है ना, इसको आपको कम करना है। काल्म योर थॉट्स, चाहे फिर आप योगा से करो, चाहे किसी मेडिटेशन से करो, कोई भी आसन से करो, आपको काम करना है अपने थॉट्स को, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना है, काम करना है। बिकॉज ये आउटबर्स्ट ऑफ एंगर जो होता है बीच बीच में आपको जो इतनी तेज़ गुस्सा आता है, इसकी वजह से ही आपको ये ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो रहे हैं। सोरियासिस के केस में हम पेशेंट को बोल सकते हैं कि आपको ये समझना है कि यू डिज़र्व एंड एक्सेप्ट योर वेरी बेस्ट इन लाइफ। आपको ऐसा सोचना है कि आई डिज़र्व एंड एक्सेप्ट द वेरी बेस्ट इन लाइफ, मेरी लाइफ में जो भी बहुत बेस्ट होने वाला है, मैं उसको हो रहा है उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसको मैं डिज़र्व करता हूँ, मैं अपनी लाइफ का बेस्ट डिज़र्व करता हूँ, बेस्ट एक्सेप्ट करता हूँ। आई लव एंड अप्रूव ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, अप्रूव करता हूँ अपने आप को कि मैं ठीक, मैं सही हूँ। एंड आई एम अलाइव टू जॉयज़ ऑफ लिविंग, मैं हर तरीके की खुशियों का जीने का, जीवन का जो हर तरीके की खुशियाँ हैं उसके लिए ही ज़िंदा हूँ, और हर खुशी मेरे लिए ही बनी है। मैं सबको डिज़र्व करता हूँ, हर खुशी को एक्सेप्ट करता हूँ। वेरी बेस्ट जो है मेरी लाइफ का अब तक का, उस जो होगा उसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ। रिंगवॉर्म या स्केबीज़ के केस में भी हमें यही समझाना है पेशेंट को कि उसकी मेंटालिटी, उसका जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर है, उसका जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो ये होना चाहिए कि आई लव एंड अप्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सेप्ट करके अपने आप को प्यार करता हूँ, अपने आप को अप्रूव करता हूँ। नो पर्सन, प्लेस और एनीथिंग इज़ हैज़ एनी पावर ओवर मी, कोई इंसान, कोई भी प्लेस, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मेरे से ऊपर या मेरे ऊपर पावर, मुझे एम्पावर कर सकती है या मेरे को चला सकती है या मुझे गवर्न कर सकती है। आई एम फ्री। बिकॉज रिंगवॉर्म की क्या मेन फीलिंग थी, क्यों होता था कि उसको ऐसा लगता कोई ऐसा इंसान या कोई ऐसी चीज़ या कोई जिसको उसने अपने ऊपर बहुत हावी होने दिया है या उसको अलाउ किया है उसको उसकी स्किन में घुस जाने के लिए, अगर रिलेट कर पाएँ तो ये रिलेट हो रहा है उस बीमारी से भी, तो जिसकी वजह से वो अपने आप को बहुत गंदा फील करता है, नॉट क्लीन भी फील नहीं करता है। तो हमें पेशेंट का माइंडसेट ऐसा रखना है कि आप अपने ऐसा सोचो, कोई ऐसा पर्सन नहीं है, कोई ऐसी प्लेस नहीं है, कोई ऐसी थिंग नहीं है जिसको मेरे ऊपर, जिससे जो बड़ी है, जो मुझसे भी बड़ी है, जो मुझे गवर्न करती है। मैं फ्री हूँ, आई एम फ्री। और ऐसे ही हमें स्केबीज़ के पेशेंट को भी समझाना है। ओके, तो हम मेन फीलिंग क्या होनी चाहिए हर स्किन के पेशेंट की, आई फील सेफ टू मी, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ,
I accept where I am now. Okay, I accept and deserve the very best of my life. I approve myself and I am a divine expression of life. सो दैट आप एक एग्ज़ाम्पल बन पाओ दूसरों के लिए कि लाइफ कैसे जीनी है, कैसी जी जाती है. ओके, तो इस पूरी वीडियो में मेरा मेन कंसर्न स्किन प्रॉब्लम्स को लेके रहा. नेक्स्ट वीडियो में होप सो मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रिलेटेड टू उनका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट लेके आऊँगी आप लोग के सामने. प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.